तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इसमें बात करने वाला है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों मैं आज आप सभी को हिंदी इलेक्टिव के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं ना दोस्तों। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे मैं आज आप सभी को करवाने वाला हूं। लगभग हम लोग आज 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं और सारा हमारा एमसीक्यू टाइप का रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न की बात करूं, आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देवसेना का गीत शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। देखिए दोस्तों, आप सभी का जो पहला पार्ट है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत है। देखिए देवसेना का गीत का लेखक कौन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद है। कौन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। तो ये जो है ना देवसेना का गीत वो कौन सा नाटक से लिया गया है ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, जो देवसेना का गीत है ना वो स्कंदगुप्त के नाटक से लिया गया है दोस्तों। कौन सा नाटक, स्कंदगुप्त के नाटक से। आपको पता है देवसेना जो है ना दोस्तों वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी और इसको जो है ना स्कंदगुप्त से प्रेम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन स्कंदगुप्त उसको प्यार नहीं करता था, वो विजया से प्यार करता था दोस्तों। लेकिन लास्ट समय क्या होता है ना कि स्कंदगुप्त खुद जाता है देवसेना के पास, लेकिन वहाँ पे देवसेना इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। और वो अंतिम बेला में संध्या के सामने वो क्या करती है, अपने प्यार को याद करती है और बैठ बैठ के रोती है दोस्तों, ठीक है। तो आप बोलिएगा देवसेना का जो गीत है ना वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि कार्नेलिया कौन थी। देखिए इसी में आपका जयशंकर प्रसाद जी का और एक जो वहाँ पे कविता है कार्नेलिया का गीत, ठीक है। देखिए कार्नेलिया जो है ना वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, ठीक है। कौन थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको देखने को मिलता है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। और ये जो है ना स्कंदगुप्त का नाटक से लिया गया, ठीक है, कार्नेलिया का गीत। आगे तीसरा प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि कार्नेलिया का गीत में भारतवासी की क्या विशेषता बताई गई है। देखिए कार्नेलिया का गीत जो है ना वो कार्नेलिया जो है वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी, ठीक है। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पिता सेल्यूकस निकेटर का जब युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की पुत्री यानी कि कार्नेलिया और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है। उसके बाद कार्नेलिया जब भारत आती है ना तो भारत के बारे में देखती है और भारत की विशेषताओं का वर्णन करती है। तो किन किन विशेषताओं के बारे में उन्होंने बताया, तो सबसे पहला तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अनजान क्षितिज को यहाँ पे आश्रय मिलता है, ठीक है। और जो है ना यहाँ के जो लोग हैं भारतीय लोग वो दूसरे के दुख में भी दुखी होते हैं। अपने यहाँ क्या है ना कि देखिएगा अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर आप उसे नहीं भी जानते हैं तो दुख लगता है। अगर किसी का घर में कुछ घटना हो गया तो देखिएगा कि आसपास के लोग भी जाके उसके साथ रो रहे हैं, उसके दुख में दुखी हो रहे हैं। तो ये भारतवासी की विशेषता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है। तो ऑप्शन जो बी है सो सी है, आप देख पा रहे होंगे 1 और 2 दोनों ही सही होगा, तो यानी कि ए एंड बी, ठीक है, दोनों ही आंसर हो। तो इसके बाद बात करेंगे दोस्तों चौथा प्रश्न पूछा गया है आप सभी का कि सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है। दोस्तों सरोज स्मृति जो है ना वो एक शोक गीत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है शोक गीत वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए पाठ के लेखक जो हमारे निराला जी है ना ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो जीवन है बहुत ही दुखमय रहा दोस्तों। इनका जो परिवार है ना धीरे धीरे करके इनका परिवार में सबका मृत्यु हो जाता है। इसकी पत्नी, इसकी माता पिता, भाई बहन, सारा मृत्यु हो जाता है। अंतिम में बचती है इसकी बेटी सरोज, और सरोज का विवाह होने के बाद सरोज भी गुजर जाती है दोस्तों। इसलिए सरोज स्मृति इन्होंने अपनी बेटी की और श्रद्धांजलि के रूप में एक गीत लिखा उन्होंने। तो आप बोल सकते हैं एक शोक गीत है दोस्तों, ठीक है, जिसमें इसकी पुत्री के विवाह के बारे में सारा कुछ बताया गया था। चलिए इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि गीत गाने दो मुझे कविता में कवि निराला जी ने कैसे समय का वर्णन किया है। तो ये भी आप सभी का ठीक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ही है। तो गीत गाने दो मुझे कविता में कैसे समय का वर्णन किया गया आपको बताना। तो सबसे पहला ऑप्शन में क्या दिख रहा है आप सभी का, जब मनुष्य में जिज्ञासा खत्म हो जाती है, तो जब ठीक है संघर्ष करते करते लोग के होश उड़ जाते हैं, या तो फिर जब जीवन निराश से भर जाता है। देखिए ये सभी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। जब लोगों का क्या होता है ना, लोग का मन का सारा दुख वो आ जाता है, या तो फिर उनका वो संघर्ष करते अपने आप में ही हार मानने लगते हैं, है ना। तो इन सभी को लेकर उन्होंने चर्चा की वहाँ पर, ठीक है। जब जीवन में बहुत से लोगों का निराशा से भर जाता है, कुछ आशा ही नहीं बचता है, तो ऐसे समय के यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। जब अच्छा लोग हार जाता है अपने जीवन से, तो ऐसे समय की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये इनसे सभी। भाई छठा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि एक कम कविता में कवि किस चीज़ के लिए लोगों को दूसरे के सामने हाथ फैलाने
ठीक है, फैलाते हुए दिखता है। भाई एक कम कविता में ना एक अच्छे व्यक्ति की एक ईमानदार व्यक्ति के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं ना दोस्तों, वो क्या करते हैं, कुछ पैसों के लिए, चाय के लिए, रोटी के लिए, इन सभी के लिए, ठीक है, दूसरों के सामने हाथ फैलाना होता है। ठीक है, दूसरे के सामने इसको हाथ फैलाना पड़ता है दोस्तों। तो एक कम कविता में, ठीक है, किस चीज़ के लिए दूसरे व्यक्ति के लिए हाथ फैलाना होता है, वो रोटी के लिए, पैसा के लिए, चाय के लिए दोस्तों। ठीक है, एक ईमानदार व्यक्ति के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद 7वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि गांधी, नेहरू और यासिर अराफत शीर्षक पाठ, ठीक है, भीष्म शाहनी की आत्मकथा एक अंश है। ठीक है, तो भीष्म शाहनी की आत्मकथा का क्या नाम है, उसका नाम बताना दोस्तों। तो उसका नाम था दोस्तों आज का अतीत। ठीक है, तो आज का अतीत ऑप्शन नंबर जो आपको सी देखने को मिलता है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए मैंने सेलेक्ट करके रखा है और टाइपिंग भी करा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करा दोस्तों। चलिए भाई, 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काटती थी। आपको पता ना तो दोस्तों ये संबंधिया पाठ का है। संबंधिया जो संवाद पहुंचाने का काम करता है उसका नाम था हरगोविंद दोस्तों। ठीक है, तो उसी पाठ से दिया गया है। तो बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपना दिन काटा करती थी, तो बथुआ साग दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपको 4 देखने को मिलता है बथुआ साग, वो राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद 9वां की बात करूं, अगला प्रश्न पूछा गया है कि लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े, ठीक है, चित्कार ढंग से पढ़ा करते थे। तो भाई इसके जो पिताजी थे ना, इनके पिताजी वो ठीक है, चरितमानस और रामचंद्रिका, ये दोनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा करते थे, शाम को सबको सुनाया भी करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो देखने को मिलता है ए और बी दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मोहल्ले के लोग लेखक, ठीक है, एवं उसके मित्रों को किस नाम से पुकारा करते थे। देखिए लेखक को और उनके मित्रों को जो मोहल्ले के लोग हैं ना, वो निसंदेह लोग पुकारा करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपको फर्स्ट देखने को मिलता है निसंदेह लोग, वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया भी है। ठीक है, याद रखने का प्रयास। चलिए 11वां प्रश्न, भाई क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता है। देखिए आपने पढ़ा होगा ढेले चुन लो, है ना, सुमिरनी के मन के पाठ में आपने पढ़ा होगा। तो कहाँ की मिट्टी को छूना अशुभ माना जाता है, तो आपको बताना है, तो वह मसान की मिट्टी को। ठीक है, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर 4 देखने को मिलता है दोस्तों, मसान की मिट्टी, वो राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 4। भाई 12वां प्रश्न, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद्र, ठीक है, उर्दू में किस नाम से लिखते थे। देखिए प्रेमचंद्र जी का जो उर्दू में ना, उनको नवाब राय कहा जाता है। कौन सा राय दोस्तों, नवाब राय। ठीक है, चलिए, और उनका वास्तविक नाम धनपत राय भी था, धनपत राय भी आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया उर्दू में, तो उर्दू में जैसे ही आप सभी को बोल दिया जाए ना, तो आपको क्या मारना है, नवाब राय मारना है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे प्रश्न पूछा गया कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंत है। आपने पढ़ा हो तो सूरदास जो है ना, वो अंधा भिखारी था और इसकी झोपड़ी को जला दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, भैरव द्वारा। तो आपको बताना है कि सूरदास के झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है, तो वो रंगभूमि का अंश है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, रंगभूमि, वो सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा, ठीक है, कैसे ठंडा होता, यह कथन किसका है। तो देखिए ये भी आपका सूरदास की झोपड़ी की पाठ से लिया गया है। तो ये जो कथन है दोस्तों, वो नायक राम का है। जब सूरदास की झोपड़ी जल रही होती है ना, तो बहुत से लोग वहाँ पे कमेंट में टिप्पणी क्या कर रहे थे कि भाई आग कैसे लगा, कैसे नहीं। तो सूरदास को पूछा तो चूल्हा ठंडा नहीं किया था क्या, यानी कि चूल्हा जो जल रहा है, जल्दी चूल्हा को मतलब वहाँ पानी दिया था या नहीं दिया था, या तो छोड़ के निकल गया था। तो नायक राम एक व्यक्ति होते हैं, उन्होंने कहा भाई कि अगर सूरदास चूल्हा ठंडा किया होता तो जो दुश्मन है, जो उनसे जलते हैं, उनका जो अंदर आग जल रहा है, जलन आग कैसे ठंडा होता। ठीक है, तो ये किसने कहा, तो नायक राम ने कहा था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए भाई 15वां प्रश्न पूछा गया है कि सुभागी भैरव के डर से, ठीक है, डर कर रात भर कहाँ छिप कर बैठी हुई थी। तो सुभागी जो है ना दोस्तों, वो भैरव की पत्नी है। और सूरदास की जो झोपड़ी है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि भैरव जो है ना, अपनी पत्नी को पीट रहा था दारू वारू पी के। तो ये जो सुभागी है ना, वो सूरदास के घर चली जाती है छिपने के लिए।
बस इसी मैटर से भैरव को गुस्सा लगा और गांव वाले और भी भड़का दिए कि भाई तुम्हारी पत्नी सूरदास के वहाँ क्या कर रही है ना। तो सुभागी जो होता है ना, वो अपने पति के मार के डर से ना सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। कहाँ छिप जाती है दोस्तों? वो सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है, ठीक है। और इसको सुन के जो भैरव है उनको बहुत बुरा लगा, इसलिए बदला लेने का कोशिश किया और बदले में सूरदास की झोपड़ी को जला दी दोस्तों, ठीक है। तो जैसे आप सभी का 15वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि सुभागी भैरव के डर, ठीक है, डर कर रात भर कहाँ छिपी रही थी? तो सूरदास की झोपड़ी में, ऑप्शन 1। चलिए भाई 16वां प्रश्न पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला हमीरपुर से कहाँ हो गया? देखिए रामचंद्र शुक्ल जी के जो पिताजी का हमीरपुर से तबादला हुआ था, ट्रांसफ़र जो हुआ था, वो मिर्ज़ापुर में हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर ऑप्शन नंबर जो आपका सी देखने को मिलता है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो चलिए, अगर अच्छा लगता हो तो मित्रों को शेयर करें दोस्तों। और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह सारा तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। और हिंदी इलेक्टिव का तो बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगा दोस्तों। तो आर्ट्स के लिए आप टेंशन ना लें, चैनल से जुड़े रहें, मित्रों को शेयर करें, प्यारा प्यारा कमेंट करते रहें दोस्तों, ठीक है। तभी मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहूँगा, चैनल से जुड़कर ही रहें। चलिए आगे 17वां प्रश्न पूछा गया है कि घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है? भाई घड़ी बनाने की कला को हम लोग घड़ी साज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो घड़ी साजी ऑप्शन नंबर जो आपको जो, ठीक है, 3 देखने को मिलता है वो राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न पूछा गया है कि गांव वालों के अनुसार कैसा व्यक्ति संबंधिया का काम करता था? देखिए गांव वाला का अनुसार जो संबंधिया का काम है ना, वो कामचोर, पेटू, निठल्ला वैसा व्यक्ति काम करता था, ठीक है। संबंधिया का काम क्या होता पता है दोस्तों? बहुत हार्ड काम होता था। संबंधिया का काम होता था भाई संवाद पहुंचाना, जैसा जैसा संवाद वहाँ पे सुनाया जा रहा है, अगर वो उसमें रो रहा है तो संबंधिया को भी वहाँ पे संवाद सुनाते समय रोना पड़ता था, ठीक है। अगर हंस के सुना रहा तो वहाँ पे हंसना होता था, जैसा जैसा रिएक्शन सुनाने वाला, ठीक है, होता था, वैसे ही संबंधिया सुन के अगला को सुनाता था, तो थोड़ा हार्ड होता था। लेकिन गाँव वाले क्या सोचते थे कि जो संबंधिया वैसा आदमी का काम है ठीक है संवाद पहुंचाने, तो संबंधिया का जो कामचोर है, जो पेटू है, जो निठल्ला है, ऐसा लोग करते हैं काम ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। तो चलिए भाई इसके बाद 19वां प्रश्न पूछा गया कि सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु, ठीक है, रुपये इकट्ठा कर रहा था? देखिए सूरदास जो है ना, वो अंधा भिखारी इतना पैसा जो इकट्ठा कर रहा था, आपने पढ़ा होगा कि जब उसका घर को आग लगा दिया, झोपड़ी को जब आग लगा दिया, तो उसमें एक पोटली थी जिसमें 500 से अधिक पैसे भी थे, ठीक है। तो इतने पैसे कहाँ से मिला भाई, किस कार्य के लिए? तो वह जो है ना, वो गया जाकर अपने जो पूर्वज हुआ करते हैं उन पूर्वज के पिंडदान करवाना चाहता था, इसलिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा था, ठीक है। तो पहला आप बोलेगा गया जाकर अपने पूर्वज की पिंडदान करवाना चाहता था। सेकेंड आप बोल सकते हैं दोस्तों वो कुआं बनवाना चाहता था, ठीक है। जो सूरदास है वो कुआं बनवाना चाहता था और अपने बेटा का नाम था मिठुआ, उस मिठुआ का शादी भी करवाना था उसको। तो ये सभी आपका हो जाएगा, ठीक है। उनका क्या काम था इतना पैसा का भाई, कि अपना जो पूर्वज है उसका मैं पिंडदान करूँ, उसके बाद एक कुआं बनाऊँ और अपने बेटा मिठुआ का शादी करूँ दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये सभी उत्तर आपका सही होगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे भाई। 20वां प्रश्न पूछा जा रहा कि सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी? तो आपको मैंने बताया अपने पति के मार से बचने के लिए छिपी थी। तो अपने पति भैरव के मार से बचने के लिए सुभागी ने सूरदास की झोपड़ी में आश्रय लिया और छिप गई, ठीक है। चलिए 21वां प्रश्न भाई, प्रश्न पूछा गया कि जगधर किसका खांचा लगाता था? देखिए जगधर जो था ना, वो मिठाई का खांचा लगाता था, ठीक है। और जगधर इन्होंने उसका था उसको घर जलाने के लिए, और ये सब ये मिठाई बेचता था, बोलता था घी का मिठाई है लेकिन तेल का बेचता था, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद 22वां प्रश्न पूछा गया कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास का क्या, ठीक है, सूरदास क्या निश्चय करता है? देखिए सूरदास के जो झोपड़ी के अंतिम में जो निर्णय लिया ना सूरदास को बोला गया कि आपका झोपड़ी फिर से कोई जला दे, तो सूरदास ने कहा कि मैं फिर बनाऊंगा। बोले 1 लाख बार बनाए तो कोई आग लगा दे, तो बोले नहीं 1 लाख बार भी मैं झोपड़ी बनाऊंगा। 1000 लाख बार कोई अगर आपका झोपड़ी जला दे तो बोले 1000 लाख बार भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो सूरदास ने कहा कि जितना बार भी मेरा झोपड़ी को जलाया जाए मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो आप उत्तर बोलेगा दोस्तों कि पुनः झोपड़ी बनाने का निर्णय लिया। क्या क्या दोस्तों, भी पुनः झोपड़ी बनाएंगे, ऐसा इन्होंने निर्णय लिया। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया है 23वां नंबर कि पाठशाला के वार्षिक महोत्सव में, ठीक है, वृद्ध महाशय ने बच्चों से क्या कहा? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, एक 8 वर्ष का बालक जो कि उसके पिताजी अध्यापक रहते हैं उस विद्यालय का, वहाँ पे वार्षिक उत्सव
चलता है, और छोटा सा बालक जो है ना उससे प्रश्न पूछा जाए तो वो बहुत ही आंसर देते थे, बहुत फास्टली, और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा था उससे, जैसे कि धर्म का, राष्ट्रों के बारे में, और भी तरह तरह के 9 ग्रहों के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो जितना भी कठिन प्रश्न पूछा जा रहा था वो उसका उत्तर दिया जाता, ठीक है, क्योंकि रटा रटाया था, ठीक है। तो एक वृद्ध महाशय ने उससे प्रश्न पूछा, मतलब ये बोला कि भाई तुम बहुत अच्छे प्रश्न कर रहे हो, ठीक है, बहुत जवाब भी दे रहे हो, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उससे पूछा गया था भाई क्या चाहिए, उन्होंने क्या मांगा था, लड्डू मांगा था आंसर में, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा कि पाठशाला के वार्षिक महोत्सव में वृद्ध महाशय ने बच्चे से क्या कहा, तो बच्चे से यही कहा कि इच्छानुसार इनाम मांगने के लिए, ठीक है। बच्चों को बोला ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए, इच्छानुसार जो तुम मांगेगा वही देंगे, लेकिन बच्चा क्या मांगा था, लड्डू, ठीक है, इसलिए पड़ गया नाम पाठ का बालक बच गया। चलिए, तो भी बालक बच गया पाठ से है। भाई 24वां प्रश्न पूछा गया कि गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोविंद के गांव आया। गुल मोहम्मद आगा जो है ना वो कितने वर्ष आते थे, तो 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक प्रश्न को हम लोग ना केवल प्रश्नों को पढ़ेंगे, प्रश्नों से संबंधित जितने भी पाठ से भी प्रश्न बनते तो वो भी हम लोग ने थोड़ा थोड़ा आपको करवाने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये सभी चलिए, हरगोविंद पता है ना कौन है, हरगोविंद एक संबंधिया था, उस संबंधिया का नाम था हरगोविंद। चलिए भाई, आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न, 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने की किसकी भूमिका थी। तो भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने की और भड़काने की जो भूमिका थी ना वो जगधर का रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो एक देखने में मिलता है आप सभी का जगधर, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें, और इसी प्रकार से अगर वीडियो आपको और चाहिए तो प्यारा प्यारा कमेंट करते रहो दोस्तों, और दबा के मित्रों को शेयर कर दे, तभी मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट तो कीजिए, जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिए तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा का आईडी मैं डाल देता हूँ IT निखिल रवानी दोस्तों, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। दूसरे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।